नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बजट सत्र को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। बजट को लेकर बीएससी की मीटिंग हुई। बजट पेश होने की तारीख को बदला गया है। 8 मार्च को पेश किया जाएगा बजट और सीएम मनोहर लाल करेंगे बजट पेश। 2 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा बजट। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। बीएससी की बैठक खत्म हुई। 8 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। सीएम मनोहर लाल करेंगे बजट को पेश। साथ ही 2 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा बजट। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से बजट को लेकर। बीएससी की जो बैठक हो रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। बजट पेश होने को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई और तारीख पर चर्चा हुई। तारीख का ऐलान किया गया। 8 मार्च को बजट पेश होगा। सीएम मनोहर लाल करेंगे बजट पेश। बजट पेश होने की तारीख को बदला गया। अब 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। पहले 7 मार्च को बजट पेश किया जाना था। 2 मार्च को कांग्रेस चंडीगढ़ में बैठक करेगी और सरकार को चारों तरफ से घेरने के लिए प्लान बनाया जाएगा। रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण और डाडम जैसे घोटालों को लेकर रणनीति बनाई है। साथ ही बीजेपी सरकार को किसान विरोधी सरकार करार दिया। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि सरकार ने पिछले 2 साल से कोई नया प्रोजेक्ट नहीं दिया और बीजेपी कर्जे की सरकार साबित हुई है। बजट सत्र के अंदर सरकार को चौतरफा घेरा जाएगा। सरकार की फेलियर्स को उजागर किया जाएगा। एक फेलियर सरकार है, एक निकम्मी सरकार है और पिछले 2 सालों के बजट में कोई भी नयापन फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर ने नहीं दिया है। घोषणाएं ज्यादा होती हैं, धरातल पर काम नहीं होता। मुद्दे क्या रहे? मुद्दे इसमें मुद्दे हैं कि हरियाणा में मोशन ली जाएगी। डाडम का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ, वो उजागर किया जाएगा कि 5 वर्ष का डोमिसाइल करने की क्या जरूरत थी। 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर पे लोगों को बरगलाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कुरुक्षेत्र के कांग्रेस भवन पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 13 मार्च को कुरुक्षेत्र में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संबोधन में सरकार पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को जन विरोधी सरकार कहा। साथ ही यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों को जल्द निकालने के लिए कहा कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार को अपने प्रभाव का प्रयोग करके वहां से बच्चों को जल्द स्वदेश बुलाना चाहिए। विपक्ष आपके समक्ष एक ऐसा कार्यक्रम है जो सरकार से सोती हुई सरकार को जगाने के लिए, एक विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए हम लोग हर वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों की आवाज़ बनकर सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा से लेकर गांव की हर गांव तक इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम है। बाकी आप लोगों को देश के अंदर जो सरकार विफल हो चुकी, जो सरकार का एक उदाहरण जो अभी अरोड़ा साहब ने किया कि हो जाऊगा, तो ये हो जाऊगा सरकार है। ये सपने दिखाती है मगर सपनों को साकार नहीं करती है। ये इस प्रकार की सरकार आ गई हरियाणा में। हरियाणा का को पटरी से उतार दिया सरकार। तो ये सारी बातें उस दिन हाईलाइट करेंगे। भारत सरकार से आग्रह मैं करना चाहता हूँ एक सुझाव के रूप में, क्योंकि इस समय पूरा देश एक स्वर में बात देश को करनी चाहिए, तो राजनीतिक मैं विषय नहीं मानता इसको, कि घोषित करें कि ये जो सारे देश हैं यूक्रेन के पड़ोसी, जिनके बॉर्डर्स पे हमारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, ये देश तुरंत अपने बॉर्डर खोल के भारतीय नागरिकों को अपने देश में आने दें। और अगर हमसे अच्छे संबंध चाहते हैं, भविष्य में भी ये संबंध बने रहें चाहते हैं, वो इस बात पर निर्भर हो कि वो कितनी संवेदनशीलता हमारे नागरिकों के प्रति दिखाएं। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा सरकार अगर इस दिशा में बातचीत करती है तो जो है कुछ ना कुछ मदद हो सकती है। विपक्ष की भूमिका तो चौथे गियर में पहले से ही है।
लेकिन सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना कि सरकार, क्योंकि अब समय देख लिया, 7.5 साल हो गए इस सरकार को। पहला 5 साल का कार्यकाल जो विफल था, सरकार लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने बैकडोर से सरकार बनाई। और दूसरा ये 2.5 साल अब आधा समय हो गया, तो अब जो हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है, ये पहले से ही चल रहा है। कोरोना काल में भी हमने किए विपक्ष आपके समक्ष, आपको पता है, हम तब भी घर नहीं बैठे, लेकिन अब इसका रूप बदलेंगे। अभी तक तो ये था कि हम केवल लोगों की आवाजें उठा रहे थे और सरकार से कह रहे थे कि ये काम करें। अब हम सरकार को बदलने के लोगों के बीच में जो है बात लेके जाएंगे कि सरकार विफल हो चुकी है, अब ये काम सरकार नहीं करेगी, तो आने वाले समय में हम सरकार बदलने लोगों के आशीर्वाद से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, हमारी सरकार बनाएगी। और हम ये वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल नारनौल स्थित पंचायत भवन पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में जनता के शिकायतों के निवारण की बैठक की। इस खास बैठक में कृषि मंत्री के समक्ष कुल 11 शिकायतें आईं, जिनमें से उन्होंने 7 का निपटान मौके पर ही कर दिया। साथ ही किसानों के मुद्दे पर मंत्री जी ने बताया कि किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवा रखा है, उनको 72 घंटे के अंदर उनका मुआवजा मिल जाएगा। इस बैठक में कृषि मंत्री के साथ अटेली के विधायक सीताराम यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया है कि प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो सरकार के पास भेजे। जो बीमा कंपनी को जो किसान बीमित हैं उनको 72 घंटे में अपनी वो भेजनी होती है कि भाई हमारे यहाँ फसल खराब हो गई है, उनको भेजें। और जो कृषि विभाग के अधिकारी हमने सबको बोल दिया है कि आप किसानों की सहयोग करें, और जो बगैर बीमा वाले किसान हैं उनको हमारे जो डिप्टी कमिश्नर रिपोर्ट भेजेंगे और हम उनको फिर दोबारा से, तो एक गिरदावरी तो चल रही है अभी। आप कई लोग कहते हैं कि स्पेशल गिरदावरी करेंगे, गिरदावरी ऑलरेडी चल रही है, वो पूरी हो जाएगी तो फिर हम स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर करके, पहले भी हमारे मुख्यमंत्री ने 561 करोड़ रुपए का मुआवजा और मुआवजा। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में तिहाड़ी हत्याकांड का मामला सामने आया है। एक सीएनजी पंप के 3 कर्मचारियों को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। साइबर सिटी में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते 4 दिनों में दूसरी सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रिपल मर्डर से दहला गुरुग्राम। पेट्रोल पंप पर खून का सैलाब, चाकू से गोदकर हत्या की वारदात, सीसीटीवी बंद, हत्यारों के हौसले बुलंद। हत्या की गुत्थी पुलिस के लिए बनी चुनौती। हरियाणा का साइबर सिटी गुरुग्राम सोमवार अल सुबह ट्रिपल मर्डर की वारदात से दहल उठा। गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 31 के पास बने सीएनजी पंप पर काम करने वाले 3 कर्मचारियों की देर रात 3 बजे अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने पहले पंप पर निगरानी में लगे सीसीटीवी भी बंद कर दिए और फिर दिल दहला देने वाली हत्या का खूनी खेल खेला। हत्या की वारदात को बदमाशों ने पहले ही अंजाम दे दिया था, लेकिन खुलासा तब हुआ जब खून से लथपथ घायल शख्स भागते हुए पास के पेट्रोल पंप पर पहुंचा और बिना जुबान खोले ही जमीन पर धड़ाम हो गया। इसके बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मची और पुलिस को खबर दी गई। इसके बाद खुलासा हुआ कि पड़ोस वाले सीएनजी पंप के कैबिन में 2 और लाशें पड़ी है। ट्रिपल मर्डर का एंगल सामने आते ही पुलिस के भी कान खड़े हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक सीएनजी पंप के मैनेजर पुष्पेंद्र, ऑपरेटर भूपेंद्र कुमार और फिलर नरेश कुमार की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। इन तीनों के शरीर पर एक बार नहीं, कई बार चाकू से वार किया गया। हमारी कंपनी से फोन गया था, हम कमरे पे थे, फोन गया कि कुछ हो गया है। हमने उसको फोन करा, हमने जो फोन करा उसने फोन नहीं उठाया। हम समझ गए कुछ बात है, वो फोन नहीं उठाया। हम सीधे यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद देखा तो भाई उधर पड़ा था पल्ले पर पेट्रोल पंप पे। बिल्कुल हमने पुलिस वालों से बोला कि भाई ये मेरा दिखा दो, तो उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि तो पीछे जाओ।
ट्रिपल मर्डर से दहले गुरुग्राम में पुलिस के लिए चुनौती तब और ज्यादा बढ़ गई जब पुलिस को पता चला कि हत्या से पहले सीएनजी पंप पर लगे सीसीटीवी को बंद कर दिया गया और सुनियोजित तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक हत्या आपसी रंजिश की है। सूचना मिली थी कि एक साथ वाले पंप पे कोई लड़का आके गिरा है, उस पे गोली ऊपर कर और आने पे ये पाया है कि एक सीएनजी पंप है और उसके साथ एक पंप और है नॉर्मल, और 2 डेड बॉडी भी ऐसे सीएनजी पंप पे मिली है। तीसरा लड़का है वो भी यही काम करता था, वो इंजरी होने की वजह से भाग के वहाँ गया था और उसकी भी डेथ। पुलिस के हाथ मौके से ना तो कोई हथियार लगा और ना ही कोई फुटेज। पुलिस के हाथ ट्रिपल मर्डर के मामले में खाली है। ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है और बड़ा चैलेंज है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन के लिए भी, क्योंकि नई पुलिस कमिश्नर के साइबर सिटी की कमान संभाले अभी करीब 10 दिन ही हुए हैं और इन 10 दिनों के भीतर पटौदी में 2 सगे भाइयों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, तो वहीं बीते शनिवार को बाबूपुर के सरपंच को उसके ही घर में घुसकर गोली मारी गई थी। ऐसे में अब इस ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री ने पूरे गुरुग्राम का दिल दहला दिया और अपराधी खुले आम घूम रहे हैं, क्योंकि अब कानून के हाथ लंबे दिखाई देने की बजाय शायद उलझे हुए दिख रहे हैं। गुरुग्राम से हर खबर के लिए शिवानी लोहिया की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा सरकार ने 1 मार्च 2022 से स्कूलों के समय में बदलाव किया है। आपको बता दें कि अब स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। वहीं इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि अब स्कूलों के खुलने का समय जो है वो बदला गया है। सुबह 8 से दोपहर 2:30 बजे तक स्कूल खुलेंगे और 1 मार्च से ये बदलाव देखने को मिलेगा। शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। भिवानी में मुख्यमंत्री से मिले स्कूल एसोसिएशन के सदस्य। मंत्री कोरोना काल के दौरान बंद पड़े स्कूलों को एक बार फिर से पूर्ण संख्या के साथ खोलने का आदेश दिया है। स्कूलों में अब कोरोना काल के बाद स्थितियां सामान्य हो गई हैं। नियमावली 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों की यहां पर रिफ्रेशमेंट की एवरेज में 200 रुपए बढ़ाए जाने का निर्णय हुआ है। तो सीएम से मिले हैं स्कूल एसोसिएशन सदस्य। हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की मांग पर 31 मार्च से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। पलवल की हथीन एवीटी स्टाफ पुलिस ने एक इनामी बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ देश के 5 राज्यों में लूट, डकैती, गौकशी, जानलेवा हमला समेत 30 संगीन मामले दर्ज हैं। मामले की पूरी जानकारी देते हुए एवीटी स्टाफ के प्रभारी सत्यावन ने बताया कि 27 फरवरी को कल 27/2/2000 को हेड कांस्टेबल साबिर को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव खाइका के पास 5 राज्यों का वांछित अपराधी व इनामी अपराधी खाइका गांव के पास खड़ा है, जिस पर इसने उसको काबू करने के दौरान इससे एक पिस्तौल देसी 315 बोर मिले हैं, जो 5 राज्य हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, वेस्ट बंगाल की लगभग 30 बेमौसम बरसात से खराब हुई रबी की फसल से किसानों पर आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है और हाल ही में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिसको लेकर किसानों ने झज्जर के किसान सदन में विशेष गिरदावरी और मुआवजे के फॉर्म भरे। किसानों का कहना है बेमौसम बरसात ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्द ही आर्थिक मुआवजा दिया जाए। ये मेरा ब्यौरा जो होता है ना, उसके लिए बीमा के लिए अप्लाई करने आया। अच्छा, क्या नाम आपका? विकास देशवाल दुलेड़ा से। दुलेड़ा से कर दिया?
हाँ जी कर रहे हो, अभी प्रोसेस चल रहा है। समस्या आप लोगों को? समस्या यही है कि टाइम बहुत कम दिया गया है, इस वजह से आप देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। आज का लास्ट है? नहीं आज का लास्ट नहीं, शायद लास्ट तो 1-2 दिन में है, लेकिन जल्दी ये बंद कर देते हैं खिड़की को, थोड़ा टाइम देना चाहिए। वहीं जींद के जुलाना से एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर ने पीएनबी बैंक की दीवार तोड़ी और बैंक में घुस गया। इसके बाद चोर ने बैंक के स्ट्रांग रूम की दीवार तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन जब उससे दीवार नहीं टूटी तो उसने दीवार पर बैंक के लिए चेतावनी लिख डाली, लेकिन उस चोर की नासमझी उसी पर ही भारी पड़ गई। दरअसल चोर को पता ही नहीं था उसकी ये सारी हरकत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब वो पीछे मुड़ा और इस दौरान उसका चेहरा भी सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद उसने अपने मुंह को कपड़े से ढक लिया। मेरे को यहाँ पे बैंक रॉबरी की सूचना मिली थी कि छुट्टी के 2 दिन के बाद, जैसे मैं सुबह के टाइम पे फ़ोन आया मेरे पास मेरे पीटीएस का कि बैंक के अंदर थोड़ी हलचल हो रखी है, तो आप एक बार आगे सूचना करो बड़े अधिकारियों को और पुलिस को। तो उसके अनुरूप मैंने पुलिस को भी टाइम से सूचना दे दी और मेरे जो बड़े अधिकारी हैं उनको मैंने इसकी सूचना दे दी। क्या देखा आपने? मैंने ये देखा कि बैंक के अंदर घुसने की कोशिश की गई है चोरों द्वारा, दीवार तोड़ के। ये पीएनबी बैंक से हमारे को सूचना मिली थी कि उसमें चोरी की जाने की कोशिश की गई है। उसकी जो पीछे की दीवार है, जो एक उसमें गोदाम की दीवार लगती है, वहाँ से उसके साथ छेड़खानी की गई है। तो अभी तक कोई भी सामान चोरी होना तो नहीं बताया, लेकिन जो कोशिश की है उसके संबंध में हमारे को दरखास्त मिली है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और तीनों क्राइम टीम को भी हमने मौके बुलाया आगे। वहीं हिसार के गांव प्रभुवाला के एक स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह बबली ने शिरकत की, जहां उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया और कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इस मौके पर स्कूल में शिक्षा और खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। देवेंद्र सिंह बबली ने छात्रों और उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि इस संस्था ने शिक्षा और खेल के क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से संस्था ने काम किया वो सराहनीय है। उन्होंने अपनी तरफ से शिक्षण संस्थान को एक लाइब्रेरी के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। और सर ने अपना कीमती समय दिया। पिहोवा के गांव अरुणाय स्थित संगेश्वर धाम में भगवान शिव के प्रतीक 72 फीट ऊंचे त्रिशूल की स्थापना की गई। कार्यक्रम में खेल मंत्री संदीप सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे और खेल मंत्री ने अपने संबोधन में सभी श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई दी और कहा कि ऐसे पवित्र महाशिवरात्रि अवसर पर भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल की स्थापना करना सराहनीय कार्य है। भारत के अलावा विदेशों में भी महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा एक पावन दिन है। इसमें शिवरात्रि के दिन पर अम्बाला से एक परिवार ने, सुनील जी और उनके परिवार ने यहाँ पर मंदिर के अंदर 72 फीट ऊंचा त्रिशूल जो है लगवाया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी जो कामनाएँ हैं, जो विशेष हैं, वो दुआएँ हैं, जो पूरी हों, मैं यही काम करता हूँ। और आज के इस पावन दिन के ऊपर हर व्यक्ति जो अपना मनोकामना लेके आता है, यहाँ पर पूर्ण हो, यही काम। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि दोस्ती किसी ओहदे से बड़ी होती है। इसी का प्रमाण समझ लीजिए खेल मंत्री की दोस्ती निभाने के अंदाज में दिख रहा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में चॉकलेट के खेल मंत्री संदीप सिंह विशेष आवश्यकता की श्रेणी वाले दोस्त चीनू से दोस्ती निभाने उसके घर पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 1 घंटा चीनू के साथ बिताया। वहीं मंत्री और चीनू के बीच के प्रेम की सराहना लोगों ने भी की। वाकई दिल का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है। और चीनू भाई साहब चीनू का फेवरेट केक। हाँ जी फेवरेट है ना चॉकलेट वाला।
यमुनानगर के जगाधरी में हनुमान अखाड़ा की तरफ से शिवरात्रि के मौके पर दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से पहलवान पहुंचे और उन्होंने कई मुकाबलों में अपने जौहर दिखाए। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि ये खेलों की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं। खेलों से जहां शारीरिक तंदुरुस्ती बनी रहती है, अब इसी के साथ साथ मन भी शांत रहता है। झज्जर के सरकारी अस्पताल में दिव्यांग शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और अभिभावकों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। आज बेरी उपमंडल का कैंप लगाया गया। 5 दिनों तक चलने वाले शिविर में झज्जर जिले के चारों खंडों के शिविर लगाए जा रहे हैं। इसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों को सर्टिफिकेट से संबंधित कोई समस्या न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया। साथ ही शिविर में आने वाले बच्चों की जांच भी कराई गई। कितने बच्चे का चेकअप हुआ है? आज सर लोग बेरी का जो है दूसरा दिन का जो है मेडिकल कैंप, असेसमेंट कैंप था, जिसके अंदर 70 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर बच्चों को एलिम्को द्वारा जो है बच्चों को दिए जाने वाले उपकरणों की सुविधा, इसके अलावा जो बच्चों सुनने की समस्या है उनको हियरिंग एड देने की सुविधा, तो इसके अलावा जिन बच्चों को फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी की आवश्यकता है उन बच्चों को जो है उस तरह की सलाह दी गई है। तथा इसके अलावा दिए गए जितने भी बच्चों को व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल है और इस तरह के उपकरणों के अलावा बच्चों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो बच्चों के पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी जो है मैनुअली बने थे, अब ऑनलाइन करने का गवर्नमेंट की तरफ। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।